So let's see illustration 3. If the unit of length is x meter, then an area of 1 meter square will become. Again, I'm reminding you, don't get confused कि अब नई यूनिट ऑफ लेंथ x मीटर है, सो 1 मीटर विल बी x मीटर. नो, तो अब यहां पूछ रहा है 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा. और मैं देखता हूं कई स्टूडेंट्स, इवन 12th पास आउट स्टूडेंट्स, यहां क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो भाई लेंथ की यूनिट x मीटर है, तो 1 मीटर x मीटर हो गया, तो 1 मीटर स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और वो ऑप्शन सी टिक कर देते हैं. ये गलत है. डायमेंशंस, यूनिट एंड वैल्यू. आज के लेक्चर में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलते हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, जो हमारा रोड मैप होगा इस सेगमेंट का, कि वैल्यू और यूनिट का मतलब क्या होता है. वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि जब भी आप कोई मेजरमेंट लिखते हो तो वो दो पार्ट से बना होता है. एक तो उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में वैल्यू होती है, जिसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हो, और एक यूनिट होती है. तो इनका मतलब क्या होता है. फिर हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट कि इन दोनों में रिलेशन क्या होती है. ठीक है, फिर वी विल सी आगे कि जब आप कोई सिस्टम बदलते हो, नया सिस्टम लेते हो जिसमें कुछ नई डिफाइंड यूनिट्स लेते हो, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का उस नए सिस्टम पे यूनिट पे क्या इफेक्ट आता है, और किसी फिजिकल क्वांटिटी का उस नए सिस्टम पे वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है. ठीक है, एंड देन वी विल सी द कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग द डायमेंशनल मेथड. ओके, सो दिस विल बी द रोड मैप ऑफ दिस सेगमेंट. तो आज का जो लेक्चर 1 है वो हमारा फोकस करेगा फर्स्ट टॉपिक पे. जो लेक्चर 1 है वो इस पे फोकस करेगा, और ये काफी कंसेप्चुअल लेक्चर है कि एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ यूनिट एंड देयर रिलेशन. ठीक है, तो सी व्हेनेवर यू राइट सम फिजिकल क्वांटिटी, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर द टाइम बिंग हम उसको x का नाम दे रहे हैं. अब ये कुछ भी हो सकती है, जैसे मास है तो m लिखोगे, करंट है तो आप I लिखोगे, स्पीड है तो आप v लिखोगे. करेक्ट. तो जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हो तो उसको हम लिखते हैं n मल्टीप्लाइड बाय यूनिट. क्या लिखते हैं, n टाइम्स द यूनिट. यहां पे n डिनोट करता है उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, और सिंपली आप इसे वैल्यू भी कह सकते हो. ठीक है, n क्या डिनोट करता है, उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, या आप केवल इसको वैल्यू भी कह सकते हो. और यूनिट क्या होती है, एक स्टैंडर्ड होती है. यूनिट क्या होती है, एक स्टैंडर्ड होती है जो ये बताती है वो उसके कितने टाइम्स है. जैसे मान लो आपने लिखा द मास ऑफ द ब्लॉक इज 25 kg. ठीक है, तो देखो यहां पे ये जो नंबर है 25, ये क्या हो गई इसकी, ये इसकी वैल्यू हो गई, और यू कैन से इसकी और प्रिसाइजली कहना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई. ठीक, और ये जो सेकंड टर्म है यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है kg, तो ये क्या हो गई इसकी, ये इसकी यूनिट हो गई. यानी ये एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस हो गया जिसके टर्म में आप मास बता रहे हो. यानी आप बता रहे हो कि जो भी ब्लॉक का मास है वो 25 टाइम्स ऑफ समथिंग नोन एज kg. ठीक है, तो ये आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी आप मेजरमेंट लिखोगे तो n इंटू यूनिट लिखा जाएगा. ठीक है, तो सी जब भी आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदलते हो, जैसे आप जानते हो देयर सो मेनी सिस्टम, CGS. अब CGS में क्या होता है, लेंथ यूनिट सेंटीमीटर होती है, मास की यूनिट ग्राम होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है. MKS में क्या होता है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, टाइम की सेकंड होती है. तो जब भी आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदलोगे तो n की वैल्यू, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट, ये दोनों चेंज हो सकती हैं. ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चेंज हो सकती हैं. बट ये बताओ, जो मेजरमेंट है क्वांटिटी का वो तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि वो तो एक फिजिकल रियलिटी है. अब जैसे मान लो ये मार्कर है, अब ये इसकी लेंथ है. ठीक है, अब इसको तुम लेंथ को किसी भी यूनिट में मेजर करो, जो फिजिकल रियलिटी है वो ये है कि इसकी लेंथ इतनी ही बड़ी है. ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी, यूनिट बदल जाएगी, बट ये फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट आएगा वो नहीं बदलेगा. ठीक, तो इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट. क्या, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, कि इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यू कैन से n इंटू यूनिट इज कॉन्स्टेंट. क्या, n इंटू यूनिट इज कॉन्स्टेंट, यानी n और यूनिट का जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा. करेक्ट, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप ये कह सकते हो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यूनिट ना. अगर किसी सिस्टम में तुम यूनिट बढ़ाते हो, बिगर यूनिट लेते हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी. ठीक है, ये हम नोट कर लेंगे. प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, n इंटू यूनिट इज कॉन्स्टेंट, यानी n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट.
और आप इसको ये भी लिख सकते हो कि अगर दो सिस्टम है, फॉर टू सिस्टम्स, अब पहले में मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और यूनिट है 1, तो यूनिट 1 इज इक्वल टू, दूसरे में मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और यूनिट है 2, तो यू कैन राइट n1 यूनिट 1, n1 यूनिट 1 इज इक्वल टू n2 यूनिट 2। देखो आप इसी यही सेम फंडामेंटल यहां पे लगाए हो, क्योंकि जब आप सिस्टम बदलोगे तो आपने क्या देखा, n बदलेगा और यूनिट बदलेगा बट इनका प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, तो आप कह सकते हो n1 यूनिट 1 इज इक्वल टू n2 यूनिट 2। अब जैसे यहां पे देखो, आपको चाइल्डहुड क्लासेस से मालूम है कि 5 kg इज 5000 ग्राम, 5 kg को आप 5000 ग्राम भी लिख सकते हो। तो यहां पे देखो आपने क्या किया, यहां यूनिट है kg, ठीक, अब kg को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में, kg को तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में। तो तुम ये बताओ यूनिट को बढ़ाए या कम किए, तुमने जब इस सिस्टम का कन्वर्जन किया है तो यूनिट केजी से ग्राम में किया, तो ग्राम इज अ बिगर यूनिट और केजी इज अ बिगर यूनिट। तो वी ऑल नो केजी इज अ बिगर यूनिट, ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट। तो यहां नहीं, यहां पे आपने क्या किया, यूनिट को आपने क्या कर दिया, यूनिट को आपने डिक्रीज किया ना, यूनिट को आपने डिक्रीज किया। अब मेजरमेंट का जो प्रिंसिपल है वो कहेगा कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, तो जितना तुम यूनिट डिक्रीज करोगे उतना n बढ़ जाएगा। तो अब यहां पे देखो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो यहां पे क्या थी, 5, और ये कितनी हो गई, 5000 ना। अब देखो आपने यूनिट डिक्रीज किया तो जो आपकी वैल्यू है या न्यूमेरिकल वैल्यू है ये क्या हो गई, ये बढ़ गई ना। दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ द करेक्ट। अगर आप यूनिट कम करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर यूनिट बढ़ाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, n into unit is constant, और you can say n1 unit 1 is equal to n2 unit 2, correct? Now let's see what is the effect on value and the effect on unit. See, जब आप वैल्यू वर्ड बोलोगे तो वो इंप्लाई करेगा न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 5 kg, तो 5 kg में जो वैल्यू है, जो वैल्यू वाला पार्ट है वो 5 है, ठीक। तो देखो, बी क्लियर दैट वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी आर टू डिफरेंट पैरामीटर्स एंड देयर प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। ये तो आप देख ही चुके हो कि वैल्यू और यूनिट दो अलग पैरामीटर्स होता है मेजरमेंट का, और इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है। जैसे आपने लिखा मास इज व्हाट, 5 kg, और इसको आप क्या लिख सकते थे, अभी देखिए 5000 ग्राम। तो ऑलरेडी तुम ये देख चुके हो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट कि अगर आप सिस्टम बदलते हो तो क्या होगा, यूनिट भी बदलेगी, वैल्यू भी बदलेगी, बट इनका प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहता है, करेक्ट। अब यहां से देखो आप क्या समझ सकते हो कि इफ द यूनिट इज इंक्रीज्ड बाय x टाइम्स, ठीक है, अगर यूनिट x टाइम्स बढ़ती है तो व्हाट यू थिंक वैल्यू पे क्या होगा। नेचुरल बात है, आपने कहा कि सर अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट पढ़ा कि n2 into यूनिट इज व्हाट, कांस्टेंट। तो जितने से n बढ़ेगा उतने ही फैक्टर से यूनिट कम होगी, एंड वाइस वर्सा। तो अगर यूनिट x टाइम्स बढ़ गई तो आपको क्या लगता है, वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, या करेक्ट, वैल्यू विल बी डिक्रीज्ड बाय हाउ मेनी टाइम्स, सेम टाइम, x टाइम्स। समझ गए ना, यही है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। और एकदम याद रखना ये फिंगर टिप पॉइंट पे कि अगर तुम्हारी यूनिट से 3 टाइम्स बढ़ गई तो वैल्यू 3 टाइम्स कम हो जाएगी, तभी तो आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा ये, ठीक। जैसे यहां पे देखो, अभी ये इलस्ट्रेशन देखा था, अब जरा इसको एनालिसिस कर लो, ठीक। तुमने यूनिट देखा था कि केजी से ग्राम कर दिया ना, तो तुमने कहा था हमने यूनिट छोटी कर दी, कितनी छोटी कर दी, तो ग्राम कितना होता है, 10 की पावर -3 kg, ग्राम कितना होता है, 10 की पावर -3 kg, करेक्ट। तो यानी आपकी जो नई यूनिट है, जो आपकी नई यूनिट है वो कितनी है, 10 की पावर -3 टाइम्स ऑफ ओल्ड यूनिट, करेक्ट। तो अब बताओ तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 5 क्या हो गया, 5000। अब देखो ये 10 की पावर -3 टाइम्स हुआ, अब इसका उल्टा क्या होगा, 10 की पावर 3, तो आपकी न्यू वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर 3 टाइम्स ऑफ ओल्ड वैल्यू। इसी का उल्टा हो गया ना, 1/10 की पावर -3 इज 10 की पावर 3। समझ गया ना। तो ये समझ गया आप कि अगर आप यूनिट को x टाइम्स बढ़ाओगे तो वैल्यू x टाइम्स कम हो जाएगी, अगर यूनिट को आप 3 टाइम्स बढ़ाओगे तो वैल्यू 3 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यूनिट को 100 टाइम्स बढ़ाओगे तो वैल्यू 100 टाइम्स कम हो जाएगी।
तो बी वेरी मच क्लियर अबाउट द प्रॉब्लम्स। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो तुम्हें यह सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि हमें किस पे इफेक्ट निकालना है, क्या नया पता लगाना है, नई यूनिट पता लगानी है या नई वैल्यू पता लगानी है। इसमें मैं अक्सर देखता हूं स्टूडेंट्स केयरलेस मिस्टेक कर देते हैं, वो नई यूनिट निकाल के उसको वैल्यू की जगह लिख देते हैं। अगर तुमसे पूछ रहा है प्रॉब्लम में फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इन न्यू सिस्टम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इन न्यू सिस्टम, तो तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू पता लगानी है। और अगर आपसे पूछ रहा है कि यूनिट पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आपको ये देखना है यूनिट उसकी कितनी टाइम्स बढ़ेगी या कम होगी। तो अभी ये एकदम क्लियर हो गया कि यूनिट और वैल्यू में अंतर होता है, समझ गए। और इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब हो गया कि अगर यूनिट को तुम सम से x टाइम्स बढ़ाओगे तो वैल्यू x टाइम्स कम हो जाएगी। सी इलस्ट्रेशन 1। अब आप इसको बिना पेन उठाए सोचिएगा। सपोज अ फिजिकल क्वांटिटी इज 3 यूनिट्स। आई डोंट नो व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, कुछ भी हो सकती है, और ये किसी सिस्टम में 3 यूनिट्स है, ठीक है। और तुमने एक नया सिस्टम ले लिया, तुमने एक नया सिस्टम ले लिया और जहां यूनिट इंक्रीज कर दी गई x टाइम्स, यूनिट इंक्रीज कर दी गई x टाइम्स। अब पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इन न्यू सिस्टम। अब आप यहां पे वीडियो को स्टिल कीजिए, ऑप्शन लगाइए और फिर वीडियो को रिज्यूम करके आंसर देखिए। चलिए अब मैं इसका आंसर बताता हूं। मेरे ख्याल से आप सबका आंसर हो गया होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी 3 यूनिट्स थी, ठीक। ये किसमें थी, ओल्ड सिस्टम में ना। और नए सिस्टम में जो यूनिट है, न्यू यूनिट, वो कितना टाइम्स कर दी गई, बढ़ा दी गई। कितने टाइम्स, कितने टाइम्स कर दी गई, x टाइम्स ना। तो जो न्यू वैल्यू होगी वो बताओ बढ़ेगी या कम होगी, कम हो जाएगी। कितना टाइम, x टाइम्स। तो देयरफॉर x टाइम्स ये कम होगी ना, तभी तो ये प्रोडक्ट सेम आएगा। तो न्यू वैल्यू हो जाएगी ओल्ड वैल्यू बाई x, और ओल्ड वैल्यू कितनी है 3, तो 3 बाई x। तो दिस इज द आंसर, ये आपकी। अब देखो यहां वैल्यू पूछ रहा है, दोनों में अंतर समझना। तुम्हारी नई यूनिट x टाइम्स हुई है तो नई वैल्यू 1 बाई x टाइम्स हो जाएगी। तो अगर 3 यूनिट्स थी तो यहां वैल्यू कितनी थी 3, तो अब नई वैल्यू कितनी हो गई 3 बाई x, समझ गए। अगर पुरानी वैल्यू 1 होती तो नई वैल्यू कितनी हो जाती 1 बाई x, समझ गए। और एक चीज यूनिट का भी समझ लीजिएगा, जब आप यूनिट की बात करते हो, ठीक, तो जैसे आप कहते हो यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 मीटर, तो बेसिकली ये SI सिस्टम की बात कर रहे हो या MKS सिस्टम की बात कर रहे हो। हर सिस्टम में जरूरी नहीं है कि लेंथ की यूनिट को 1 ही मीटर लिया जाए, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आप कह सकते हो SI सिस्टम है, या आप कह सकते हो MKS सिस्टम है, जो हम बचपन से ज्यादातर पढ़ते आए हैं। अब मान लो तुमसे कहा जाए, समझना ध्यान से यहां पे लैंग्वेज, तुमसे कहा जाए एक नया सिस्टम डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। एक कोई नया सिस्टम डिफाइन किया जा रहा है, न्यू सिस्टम, और इसमें जो है यूनिट ऑफ लेंथ ली जा रही है x मीटर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो इसमें मैं देखता हूं अक्सर एक स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, उन्हें लगता है कि अब 1 मीटर x मीटर हो गया, समझ लो। क्योंकि हमारा जो यहां मिस्टेक कैसे आती है कि हम दिमाग में ये बैठाए रहते हैं कि यूनिट ऑफ लेंथ तो 1 मीटर होती है, अब यूनिट ऑफ लेंथ x मीटर ली जा रही है। तो यहां पे मिसकंसेप्शन हम क्या लगा देते हैं, पहला पॉइंट हम ये सोचते हैं कि यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर होती है। अब देखो ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, पहले तो समझो, ठीक। आप ये नहीं कह सकते हमेशा यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर ही होती है। यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर होती है किसमें, SI या यू कैन से MKS सिस्टम में, ठीक। अब अगर कोई तुम नया सिस्टम लेते हो तो आप यूनिट ऑफ लेंथ कुछ और भी ले सकते हो। आप 10 मीटर ले सकते हो, आप 20 मीटर ले सकते हो, आप 50 मीटर ले सकते हो, ठीक। तो यहां पे स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो ये सोच लेता है यूनिवर्सली, वो क्या मिसकंसेप्शन लगा देता है कि कोई भी सिस्टम दुनिया का होगा उसमें यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर ही होगी। फिर से मैं समझा रहा हूं, बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है, ध्यान से समझना। यहां स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो ये सोच लेता है कि दुनिया का कोई भी सिस्टम होगा उसमें यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर ही होगी। ये गलत है, क्लियर है, ये गलत है। लेंथ की यूनिट 1 मीटर कहां होती है, SI या MKS सिस्टम में, ठीक। तो अगर आप ये गलती करते हो, फिर आपसे लैंग्वेज कह रही है प्रॉब्लम की कि एक नया सिस्टम लिया गया, ठीक, और यहां यूनिट ऑफ लेंथ है से फॉर एग्जांपल 5 मीटर। तो आप जब ये गलती किए, आपने ये सोच लिया कि इसको यूनिवर्सल स्टेटमेंट मान लिया
ना। तो आपका यहां में क्या मिसकंसेप्ट आएगा, तो आप कहोगे कि अच्छा भाई यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर होती है और नए सिस्टम में 5 मीटर है, तो 1 मीटर इज 5 मीटर। ये देखो ये कहां से सेंस बना रहा है। हाउ कैन 1 मीटर बी 5 मीटर? 1 मीटर विल ऑलवेज बी 1 मीटर। 1 मीटर विल ऑलवेज बी 1 मीटर। दिस इज इनकरेक्ट। और ये क्यों इनकरेक्ट हुआ? आपकी गलती का रूट समझे? आर यू गेटिंग द रूट ऑफ मिस्टेक? तुम क्या कर रहे हो, इस नए सिस्टम में भी जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ 5 मीटर लेने को कहा जा रहा है, उसमें भी तुम यूनिट ऑफ लेंथ क्या सोच ले रहे हो, 1 मीटर, बाई दैट मिसकंसेप्शन कि यूनिवर्सली यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर होती है। ठीक, तो ये तुम्हें क्लियर यहां पे रखना है कि यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर कहां होती है, एसआई या एमकेएस सिस्टम में। आप कोई और सिस्टम डिफाइन कर दिए, एक हाइपोथेटिकल सिस्टम ले लिए, कोई नया सिस्टम ले लिए और आपने कहा यूनिट ऑफ लेंथ यहां मैं लूंगा 10 मीटर, तो अब आप ये नहीं कहोगे कि इस सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर है, और ना आप ये कहोगे कि यहां 1 मीटर 10 मीटर है। नो, 1 मीटर हमेशा 1 मीटर ही रहेगा। करेक्ट? क्लियर है? ये एकदम क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट में भी लिख सकते हो, और आप मुझे जो नीचे नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो नए सिस्टम में, इस नए सिस्टम में जो यूनिट ऑफ लेंथ ली गई है वो x मीटर ली गई है। तो ऑफकोर्स अब आप इसको 1 मीटर नहीं कह सकते हो बेटा, 1 मीटर तो कहां थे यूनिट ऑफ लेंथ, एसआई सिस्टम में। हाँ, अब इसको आप ये कह सकते हो न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, यू कैन से न्यू unit of length, but you can't call it meter. This is x meter. ठीक, new unit of length is x meter. तो आप कहोगे सर इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम प्रॉब्लम में कोई हाइपोथेटिकल नाम दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। अगर नहीं दिया है तो सिंपली आप उसे न्यू यूनिट ऑफ लेंथ कहोगे। ठीक, अगर नहीं दिया है तो आप सिंपली उसे क्या कहोगे, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ कहोगे। और हो सकता है कोई आपको कई प्रॉब्लम में जैसे नाम देते एग्जांपल्स से this new unit of length is called star। ठीक, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 स्टार इस x मीटर, ये मतलब हुआ इसका। ठीक, कि जो नया सिस्टम है, पहले तो समझो वहां यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, स्टार, मीटर नहीं है। ठीक, वहां क्या है, एक नई यूनिट ऑफ लेंथ है जिसको कितना लिया गया, x मीटर, और इस नई यूनिट ऑफ लेंथ को मान लो कोई नाम दे दिया जाए स्टार, तो आप कहोगे 1 स्टार इज x मीटर, और नहीं नाम दिया है तो आप कहोगे न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज x मीटर। समझ गए? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो जब भी आपको प्रॉब्लम में ये स्टेटमेंट दिया रहेगा कि कंसिडर अ सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज x मीटर, तो इसका मतलब ध्यान रखना कि एक नए सिस्टम की बात हो रही है, एक डिफरेंट सिस्टम की बात हो रही है जो SI या MKS नहीं है, जो SI या MKS नहीं है, और वहां जो यूनिट ऑफ लेंथ ली गई है वो x मीटर ली गई है। अब यहां ये मत कंफ्यूज होना कि यूनिट ऑफ लेंथ तो 1 मीटर होती है तो x मीटर कैसे हो गई, ये मत कंफ्यूज होना। 1 मीटर SI में होती है तो ये कंफ्यूजन पॉइंट नहीं होगा। दूसरा, ये मत गलती करना कि तुम कहते हो सर 1 मीटर होती है यूनिट ऑफ लेंथ और यहां x मीटर है तो 1 मीटर इज इक्वल टू x मीटर। ये अपने आप सेंस नहीं बना रहा है कि इक्वालिटी में एक तरफ LHS पे 1 मीटर है, RHS पे x मीटर है। नो, क्लियर है ये पॉइंट? हाँ, ये तुम कह सकते हो कि न्यू यूनिट ऑफ लेंथ विच इज कैन नॉट बी कॉल्ड मीटर, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इन न्यू सिस्टम इज x मीटर, और अगर प्रॉब्लम में उस नई यूनिट का कोई नाम दिया है तो वो लिख सकते हो। ठीक, तो ये फंडामेंटल एकदम क्लियर रखिएगा।